अभी होता क्या है, देखो एक सन है आपके पास सपोज, ठीक है। सन क्या कर रहा है, पावर रेडिएट कर रहा है, करेक्ट। सपोज सन का रेडियस है आर, और हमने सन को अज्यूम किया कि क्या स्फेरिकल सरफेस है, राइट। तो व्हाट विल बी पावर रेडिएट, ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4, ये क्या होगा उसका, टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ए इज एरिया ऑफ सरफेस एरिया, और सिग्मा। ब्लैक बॉडी क्यों ले रहे हो? सन को मतलब ऐसे कंसिडर करते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, सन के रिस्पेक्ट देखी जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटेंसिटी निकालूं एट द सरफेस, क्या होगा बताओ। इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया, राइट। तो व्हाट विल बी इट्स इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सन, बताओ, अगर इसका रेडियस आर है तो। एट द सरफेस ऑफ सन विल बी पावर रेडिएट डिवाइडेड बाय एरिया। अब कौन सा एरिया लेना पड़ेगा आपको, सरफेस का एरिया, सरफेस की बात हो रही है तो दिस विल बी सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर, वो भी सरफेस एरिया है, डिवाइडेड बाय ए। तो इंटेंसिटी आपको आया सिग्मा इंटू टी नॉट टू द पावर 4, कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ सन। वही अगर आप अर्थ पे आते हो तो बताओ, अर्थ पे सन का पावर सेम होगा, सन से जो पावर रेडिएट हो रहा है वो सेम होगा क्या, बताओ। ये डिस्टेंस ले लेते हैं डी, स्मॉल डी, सेम होगा, पावर तो सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट होगा अभी यहाँ पे, इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहो, इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पे देखना है हमको, तो पावर तो उतना ही रहेगा, पावर रेडिएट डिवाइडेड बाय, अब एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा स्फीयर, राइट, जो अर्थ का ऑर्बिट हो जाता है ऑलमोस्ट, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई डी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट एस। जो भी अर्थ सरफेस पे सन का इंटेंसिटी आता है, पावर नहीं, क्योंकि पावर हर पॉइंट पे कांस्टेंट एज्यूम किया हमने, करेक्ट। इंटेंसिटी अलग है, तो जितना आप दूर जाते हो अर्थ सरफेस से, उतना इंटेंसिटी क्या होगा बताओ, दूर जाएंगे तो। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी नॉट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एस, विच इज सोलर कांस्टेंट, सिग्मा इंटू आर बाई डी का होल स्क्वायर इंटू टी नॉट टू द पावर 4, ठीक है। आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हो, जितना आप सन से दूर जाओगे उतना इंटेंसिटी क्या होगा उसका, सन के रेडिएशन का डिक्रीज होगा, क्योंकि आप देखो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो जो भी प्लैनेट सन के पास है वहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होगा, मैक्सिमम, और अर्थ सरफेस से जो दूर है, जैसे जैसे दूर जाओगे आप, इंटेंसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इंटेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, P1 इज इक्वल्स टू P2, दैट मीन्स I1 A1 इज इक्वल्स टू I2 A2, whereas I1 and I2 are intensity at two surfaces, और A1 and A2 वो एरिया हो जाएगा, जो भी आप सरफेस ले रहे हो। जैसे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का मैंने डिस्टेंस लिया सन के सेंटर से डी, राइट। तो पूरा वो डी का स्फीयर बन जाता है, हाइपोथेटिकल स्फीयर, जहाँ पे हर पॉइंट पे आप देखोगे तो इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, जो स्फीयर बनेगा डी डिस्टेंस पे।
राइट। इसको नोट कर लो, एक इंटेंसिटी वाला पॉइंट, इस पे एक क्वेश्चन भी करता है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सर कल टेस्ट में क्वेश्चन था इसलिए पूछा। हाँ बताओ क्या था। नहीं था, मतलब रेशियो अच्छा का था अच्छा कुछ अच्छा, तो। ओके ओके। उसमें डिस्टेंस आया तो मुझे लगा कुछ हाँ हाँ इसलिए। हाँ, वही डिस्टेंस जब आता है ना तब इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, ना कि पावर। वो सोलर कांस्टेंट से रिलेटेड ही होगा आई गेस। हाँ जो अर्थ सरफेस पे सन के रेडिएशन आते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ सोलर कांस्टेंट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ sun's radiation on earth surface। देख, देखो, एक दूसरा प्लेनेट लेते हैं, उस प्लेनेट का आपको, जैसे ये सोलर कांस्टेंट जो है वो अर्थ सरफेस के लिए है, राइट। तो सिमिलरली इंटेंसिटी ऑन मार्स आपको कैलकुलेट करना है। इफ S is the solar constant at the surface of earth, which is d distance away from sun, having radius capital R। मतलब सन का रेडियस हमने कैपिटल आर कंसिडर किया है। देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ, then intensity of radiation at the surface of Mars, which is, कितना लेते हैं इसको, d2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस, सॉरी अर्थ नहीं, सन इज, क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है। देखो, आपको भी मार्स के सरफेस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है,
कितना होगा? एस के टर्म्स में आंसर आएगा आपका एस डी आर एंड D2। सन है, ये डिस्टेंस आपको दिया है D1, सॉरी D2, D2 दिया है, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज D1, D ओनली। क्या होगा अर्थ सरफेस पे अगर आपका इंटेंसिटी S है जो कि सोलर कांस्टेंट, तो मार्स पे कितना होगा? अच्छा, मार्स इधर है क्या? ओके वेट, इसको अर्थ ले लो, इसको मार्स ले लो, देन इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। सिंपल है, क्या आया? स्क्रॉल अप, ओके। पावर तो सेम ही रेडिएट होता है, यहाँ पे हम ओजोन लेयर को कंसिडर नहीं करते इनिशियली, राइट? जैसे अर्थ सरफेस पे सोलर कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे तो ओजोन लेयर को कंसिडर नहीं किया इस एक्सप्रेशन के लिए। हाँ हाँ, कितना आएगा इसका? राइट, यहाँ पे जितना पावर है अर्थ सरफेस पे, उतना ही पावर विल मार्स सरफेस पे भी होगा। दिस विल बी S इंटू 4 pi d², क्योंकि अर्थ सरफेस का क्या बन जाएगा वहां पे, जहाँ पे अर्थ सरफेस है वो पूरा एक स्फीयर बनेगा। सिमिलरली मार्स वाले सरफेस का भी स्फीयर बनेगा, तो इज इक्वल्स टू, उसको हम आई कंसिडर करते हैं इंटेंसिटी एट मार्स इंटू 4 pi d² सिंपली you'll get I is equals to S into D upon D2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी अलग होता है, राइट राइट।
देखो एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा था रेडिएशन में. नाउ यू कैन स्टार्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, और कुछ था क्या बताओ. रेडिएशन स्पेक्ट्रम हुआ नहीं था हमारा. ऋषि क्या बात कर रहे हैं, मैंने बताया था आई गेस. रेडिएशन स्पेक्ट्रम नहीं हुआ था. अच्छा अच्छा अच्छा. देखो रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट होता है वो हम देखेंगे अभी. ब्लैक बॉडी, रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता क्या है ये. अभी कोई भी ब्लैक बॉडी या फिर नॉर्मल बॉडी जब हीट रेडिएट करती है, ठीक है, मैं आपको उसका ये बताता हूँ फंडा क्या होता है. तो इसमें हीट रेडिएट जब होती है ब्लैक बॉडी का, तो यहाँ से अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम बाहर निकलते हैं, राइट. अगर वो वेवलेंथ विजिबल है तो फिर आपको विजिबल लाइट भी दिखती है, जैसे सन है, राइट. सन से आपको लाइट दिखती है, लेकिन हर ब्लैक बॉडी से लाइट आपको दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें आपके आइदर एक्स रेज भी होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज भी होंगे, आईआर रेज भी होंगे, और विजिबल रेज भी होंगे. विजिबल रेज इन द सेंस लाइट जो आपको दिखेगी, राइट. ये कब होता है, जब आपका लैम्बडा का वैल्यू चेंज हो रहा है. एक पर्टिकुलर लैम्बडा में आपको क्या दिखता है, स्पेक्ट्रम दिखता है, राइट. गामा रेज भी होता है, अल्फा बीटा गामा, राइट. जो भी रेडिएशन होता है, रेडिएशन में जैसे आपका वेवलेंथ चेंज होगा वैसे आपको अलग अलग रेज मिलेंगे. तो हर टाइप के वेवलेंथ के क्या होता है, राइट, रेडिएशन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है. जैसे ई लैम्बडा आपका विजिबल रेज के लिए, सिमिलरली इंफ्रारेड रेज के लिए ई लैम्बडा 2 हो जाएगा एनर्जी. तो हमें अगर टोटल एनर्जी निकालना है, नेट एनर्जी या नेट पावर, तो क्या हो जाएगा बताओ. कितने कितने बताओ, कितने रेज निकल रहे हैं यहाँ से लैम्बडा के रिस्पेक्ट, कितने रेज निकल, इनफाइनाइट, करेक्ट. तो हम करते हैं जीरो से इनफाइनाइट में इंटीग्रेशन ए लैम्बडा का लैम्बडा के रिस्पेक्ट. देन यू विल गेट नेट एनर्जी और नेट पावर. ठीक है, करेक्ट. पावर का भी हमें लिखना है, तो पावर, नेट पावर भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो से इनफाइनाइट में पावर विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बाहर निकल रहे, राइट. पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया भी देखेंगे. और हमने स्टीफन्स लॉ से क्या मतलब प्रूव किया था बताओ, पावर कितना होता है, नेट पावर. स्टीफन्स लॉ से नेट पावर कितना आया था हमारा, बताओ. हाँ, पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया, या फिर ओनली पावर रेडिएट कितना था.
अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ पावर रेडिएट हमारा आया था सिग्मा ए इंटू टी टू द पावर 4, जिसमें टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो अगर आप लैम्बडा के रिस्पेक्ट पावर निकालते हो एक फंक्शन और उसको डी लैम्बडा से इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, तो आपको कितना आना चाहिए, सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और ये आता भी है। ठीक है, हाँ इसको कर लो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडिएशन स्पेक्ट्रम में। सबसे पहले हम लैम्बडा के रिस्पेक्ट एनर्जी निकालेंगे, क्या होता है पर्टिकुलर लैम्बडा के लिए, देन विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। एग्जैक्टली। हाँ इसी में आते हैं दो लोग, सही बोल रहे हो। अभी हमने क्या किया स्टार्टिंग में, ये फंक्शन हमको आया ही नहीं। ई लैम्बडा इज बेसिकली फंक्शन ऑफ लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा के रिस्पेक्ट वेरी हो रहा है, वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट वेरी हो रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी, एनर्जी बोल सकते हो या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी का लैम्बडा के रिस्पेक्ट ग्राफ निकालता हूं, एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, और लैम्बडा इधर वेवलेंथ है, तो हमने बस ग्राफ को एनालाइज किया। पहले तो एक्सप्रेशन नहीं पता था हमें, फंक्शन ऑफ लैम्बडा क्या है पता नहीं, लेकिन ग्राफ जब आया वो इस टाइप से कुछ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसको देखो आप सही से, जिसमें ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आपका लैम्बडा के रिस्पेक्ट मैक्सिमम होगा, ई लैम्बडा इज मैक्सिमम। और जहां पे भी आपका एनर्जी मैक्सिमम आता है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम लिखते हैं क्या, लैम्बडा एम। तो लैम्बडा इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्बडा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ where energy is maximum, where energy is maximum। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैम्बडा एम को आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत कर सकते हो। तो लैम्बडा एम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, क्योंकि देखो वेवलेंथ तो इनफाइनाइट है, इंक्रीज ही हो रही है। तो लैम्बडा का कोई मैक्सिमम वो नहीं है लिमिट कि यहाँ तक ही इंक्रीज होगी, कुछ भी हो सकती है, पता नहीं हमको। इनफाइनाइट मैंने वहां पे लिखा भी है, वेवलेंथ का जो लिमिट है 0 से इनफाइनाइट डाला है उधर। तो लैम्बडा एम इज बेसिकली जहां पे एनर्जी मैक्सिमम है वो वाला वेवलेंथ। ठीक है, हम्म, राइट राइट, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्राफ आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसी से रिस्पेक्ट फिर एक साइंटिस्ट है वेंस करके, उसने अपना लॉ बनाया। देखो सिंपल लॉ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इस लैम्बडा एम के बारे में उसने बताया कुछ। देखो टॉपिक क्या है, ब्लैक बॉडी, मतलब यहाँ पे हम ओनली ब्लैक बॉडी का क्या कर रहे हैं, रेडिएशन का एनालिसिस, जो भी वो वेवलेंथ छोड़ रहा है। तो क्या बोला वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, देखो वेन्स
डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें ऐसा कुछ बोला गया कि ये जो लैम्बडा एम है, मतलब वेवलेंथ वेयर योर एनर्जी इज मैक्सिमम is inversely proportional to the temperature of black body। बस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लैम्बडा एम आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इन केल्विन। इन केल्विन, बस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और किसी क्वांटिटी पे नहीं। तो डायरेक्ट लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाय टी। लैम्बडा एम विल बी बी अपॉन कैपिटल टी, जिसमें बी क्या है, वेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इतना सिंपल ना वेन्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे लैम्बडा एम क्या होता है उसमें आप कंफ्यूज मत होना। लैम्बडा एम इज बेसिकली वेवलेंथ वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम, एनर्जी रेडिएट इज मैक्सिमम। हाँ, बी का वैल्यू है, बी कांस्टेंट है ना, राइट। एक वहां पे ग्राफ बना, बी इज बेसिकली व्हाट, स्लोप ऑफ द कर्व। 1/t और लैम्बडा का अगर आप ग्राफ बनाओगे, राइट। अच्छा, बी का वैल्यू बताओ। ओके, बी का वैल्यू होता है 2.38 इंटू, सॉरी 2.89 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट होता है मीटर्स केल्विन, ठीक है। लैम्बडा मैंने मीटर में लिया है और टेम्परेचर केल्विन में लिया है। देखो, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। यहाँ पे ई लैम्बडा विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा के 3 ग्राफ दिए साइमल्टेनियस, ऐसा, दूसरा है और तीसरा ऐसा, राइट। तो इसमें आपको बताना है ये फर्स्ट, सेकेंड, इस थर्ड, ये क्या है, 3 अलग अलग ब्लैक बॉडी के लिए मैंने रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनाया, राइट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है, T1, T2 एंड T3, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, क्या होगा। T1 इज हाईएस्ट, क्यों, दिख भी रहा है वो, क्योंकि उसका लैम्बडा मिनिमम है, राइट। लैम्बडा से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट, ये रिलेशन होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, बोल सकते हैं देख के ग्राफ डायरेक्ट, लैम्बडा M1, लैम्बडा M2, लैम्बडा M3। In this case, lambda M3 is greater than lambda M2 is greater than lambda M1.
जहां से आपको पता भी चलता है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका लैम्बडा एम क्या है, मिनिमम, और उसी के रिस्पेक्ट एनर्जी भी पहले का ही ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी आता कहां से, सिग्मा ए T1 to the power 4, इसका एनर्जी क्या होगा, सिग्मा ए T2 to the power 4, और इसका थर्ड का सिग्मा ए T3 to the power 4। देखो जैसे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, लैम्बडा एम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा आगे। ठीक है, राइट राइट। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सिंपल। ब्लैक बॉडी एट 1500 केल्विन, ठीक है, emits maximum energy of wavelength, emits maximum energy of wavelength 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बोला है if sun emits maximum energy of wavelength 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग, then what will be the temperature of sun? सन का टेम्परेचर कितना होगा, ट्राई करो इसको। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट जो आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो यूज होगा। क्या होगा बताओ। देखो आपको पता है लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि लैम्बडा एम 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा एम 2 T2, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो दो बॉडीज के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम, बहुत ही सही है। इससे देखो अब तो हो ही जाएगा। किसका दिया है, ब्लैक बॉडी का, उसने लैम्बडा M1 2000 दिया है, 2000 ही रहने दो, इनटू टेम्परेचर दिया है 1500, इज इक्वल्स टू इसका कितना दिया है, सन का लैम्बडा 6500, और टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, तो कितना होगा बताओ डायरेक्ट, ये तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से बहुत सिंपल हो जाता है, अगर आपको लैम्बडा और टेम्परेचर पता है तो किसी बॉडी का। कौन सा लैम्बडा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा एम, ठीक है, बहुत सारे लैम्बडा रेडिएट होता है, तो T2 विल बी व्हाट, किया आपने कैलकुलेट, क्या आता है बताओ इधर, 6
हाँ हाँ ना होगा 461 461.5 ओके 461.5 क्या केल्विन। तो अगर आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया है ना तो सबसे पहले हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। वहाँ पे मैंने बोला भी था जब लैम्बडा एम की आप बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज इन केल्विन, राइट। अभी मैंने देखो बताया था कि यहाँ पे ई लैम्बडा तो नहीं बताया, बस ई लैम्बडा का हमने ग्राफ निकाला है। फिर कुछ दिनों बाद प्लैंक्स आ गया। प्लैंक्स बोला रहे तुमने फंक्शन तो बनाया नहीं, विच यूनिट? क्या बोल रहे हो बताओ विश्वजीत, कौन सा यूनिट ईएसआई में नहीं है? केल्विन पर मीटर। यहाँ पे बी का यूनिट तो केल्विन मीटर आएगा ना, बी इज वॉट लैम्बडा एम इंटू टी, राइट, वो कांस्टेंट है। तो इसका केल्विन मीटर आएगा, मीटर केल्विन। मैंने आपको बोला भी था जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। हाँ देखो मैं क्या बता रहा था कि जो ई लैम्बडा है फंक्शन ऑफ लैम्बडा, इसको तो हमने डिफाइन नहीं किया, बस ग्राफ ग्राफ बनाया। तो बाद में प्लैंक्स आ गया, प्लैंक्स ने पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया। देखो प्लैंक्स की रेडिएशन थ्योरी, ये थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स में आता है, स्टिल हम देखेंगे। प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी, उसने पूरा वो फंक्शन डिफाइन किया कि एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा कैसे वैरी करता है। ये कुछ इस टाइप से फंक्शन है, 2πhc² डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर hc बाय लैम्बडा kt -1, जिसमें सारे, ठीक है बता दो। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्बडा आपको पता है वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का जैसे लैम्बडा का आप जितना वैल्यू पुट करोगे उतना आपको एनर्जी आएगा एक पर्टिकुलर लैम्बडा के रिस्पेक्ट। उसके बाद और क्या है बताओ, के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। और ये जो फंक्शन है इससे हमको सब मिल गया जो भी हमें चाहिए था। इससे आपको स्टीफन्स लॉ का भी प्रूफ मिल जाता है, जो स्टीफन ने बोला था वो भी प्रूफ हो गया, और वेन्स ने जो बोला था वो भी प्रूफ हो गया। उन्होंने तो बस ऐसे ही बोला था कि मैंने ग्राफ ऑफ निकाले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टेस्ट करके, राइट। लेकिन इसने पूरा फंक्शन बनाया। तो आपको जो एनर्जी है या फिर पावर है, हमने बोला था कि सबके लिए 0 टू इंफिनिटी तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू सर लैम्बडा। ये लैम्बडा मैक्सिमम है क्या, मतलब
जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होती है वो नहीं लैम्बडा है। नहीं, हर हर किसी के लिए एनर्जी है, देखो फंक्शन ऑफ लैम्बडा, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा। जो आप लैम्बडा की वैल्यू पुट करोगे उतना एनर्जी आएगा उधर, हर पॉइंट पे। जैसे आप बोलोगे लैम्बडा का एक पर्टिकुलर ग्राफ है, सपोज ये वाला, हमने लैम्बडा का वैल्यू पुट किया कुछ 400 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उस पॉइंट पे आपको एनर्जी आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन। सर तो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, मतलब पहले बढ़ भी रहा है ग्राफ। लैम्बडा को क्या? ग्राफ पहले ऊपर भी जा रहा है ना सर। हाँ तो ई पे भी देखो, ई के इसमें भी लैम्बडा है ना इधर अंदर, ई के हाँ पावर में। तो हम इस ग्राफ का थोड़ा एनालिसिस करने से, कॉम्प्लिकेटेड है फंक्शन, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट भी करने जाओगे ना डी लैम्बडा के रिस्पेक्ट, तो मैथमेटिकली भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो डिनोमिनेटर में ऊपर से लैम्बडा टू द पावर 5 भी है और ई टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा भी है, तो इसको हम पूरा इंटीग्रेट नहीं करते। लेकिन इसको अगर आप फाइनल वैल्यू निकालते हो तो अराउंड ऐसे आता है, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो यहां से आपको स्टीफन लॉ का प्रूफ मिल जाता है, प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ। बेसिकली सिग्मा में बहुत सारी चीजें आएंगी, एच आएगा, सी आएगा, के आएगा, सारे कांस्टेंट आएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, स्पीड ऑफ लाइट आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। फिर सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो सिग्मा का वैल्यू है वो आता है आपका 5.67 इंटू 10⁻⁻8। देखो प्लैंक्स ने स्टीफन का लॉ प्रूफ कर दिया इधर एक फंक्शन बना के। अभी आपके पास फंक्शन है, तो आप लैम्बडा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? हाउ कैन यू कैलकुलेट लैम्बडा एम इस फंक्शन से? बताओ। मैक्सिमा होगा ना। मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंस। और राइट, -b/2 है होगा। नहीं डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे ना, ए लैम्बडा को लैम्बडा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके हम जीरो करेंगे, तब जाके जो लैम्बडा का वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्बडा एम। तो बेसिकली लैम्बडा एम इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ वेयर योर एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ये भी आपको आया समथिंग लाइक बी बाय टी। सब सब कैंसिल हो गया उधर, डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन करना भी मुश्किल है, नहीं तो मैं आपको प्रूफ करके ही बताता। सर मतलब कुछ ऐसे ही निकाला क्या फिर उसके इंटीग्रेशन, मतलब जब इक्वेशन कैसे निकाली उसने? ये वाली इक्वेशन, हाँ हाँ ये वाली इक्वेशन मैथमेटिकली मतलब वो ग्राफ से निकाली थी, क्योंकि उसको पता चला खुद के भी उसके कांस्टेंट है, राइट, ई के पावर में भी आ रहा है, लैम्बडा को दो बार डिपेंड कर रहा है, मतलब लैम्बडा टू द पावर 5 भी है, ई टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा के टी भी है, करेक्ट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसने कंसिडर किए। टेम्परेचर, स्पीड ऑफ लाइट, ये कहाँ से आया? तो उसने थ्योरी अलग से पूरा अपना रेडिएशन का थ्योरी बनाया था, जो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। इस थ्योरी में उसने आइंस्टाइन का वो जो एप्लीकेशन है ना, कि जब भी एनर्जी रेडिएट होता है तो रेडिएशन जो होगा वेवलेंथ में तो होगा, लेकिन फोटॉन्स में भी होगा। फोटॉन्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब एमिट होंगे, राइट, तो कितनी वेलोसिटी से एमिट होंगे बताओ? अगर वो विजिबल है तो स्पीड ऑफ लाइट से, सी। तो आप एक एक फोटोन का एनर्जी क्या लेते हो? mc², करेक्ट। हाँ तो उसका भी वहां पे यूज हुआ है, एक फोटोन का एनर्जी, राइट राइट। तो वहां पे विजिबल रेस कंसिडर किया है। अल्फा रेस मतलब क्या होता है? अल्फा रेस भी कंसिडर किए वहां पे प्लैंक्स ने। अल्फा मतलब हेलियम पार्टिकल 4He2। ये भी जब एमिट होगा तब इसका भी मास होगा,
इसका भी वेलोसिटी होगा, स्पीड c, तो उसका भी mc स्क्वायर है। तो सबका ऐसे एनर्जी और लैम्बडा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया सारे रेडिएशन को लेकर, सारे वेवलेंथ को कंसिडर करके। जैसे विजिबल वेवलेंथ है तो उसका लैम्बडा है पर्टिकुलर 300 टू 400 सपोज नैनोमीटर। तो इसके लिए अगर आप लैम्बडा का वैल्यू इधर 300 और 400 डालो तो यहाँ पे एनर्जी आपको mc स्क्वायर आएगा, सब कैंसिल हो गए। हाँ वो उसने मतलब किया है प्रूव। राइट। अब जो स्टीफन्स लॉ है उसमें स्टीफन लॉ प्रूव नहीं किया उसने, उसने बस बोल दिया कि भाई पावर जो रेडिएट होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो पावर रेडिएट होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4। ये बोला स्टीफन्स लॉ ने। लेकिन इसका जो प्रूफ है, फाइनल जो एक्सप्रेशन है आता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4, वो प्लैंक्स ने प्रूव करके बताया। ठीक है, हाँ इसमें हमें करना कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेशन याद थोड़ी रखेंगे कितना लंबा है। अगर इस पे क्वेश्चन आते तो एडवांस में आ सकते हैं, और वो भी पैसेज में आएंगे। और जब भी आपको कंप्रेशन टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको ऊपर ये क्या पता आपको इक्वेशन भी दिया रहेगा, थोड़े अलग टाइप के रहेगा। और एक क्वेश्चन करते हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, इतना बहुत है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे आता है अगर स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आया तो, और जो ग्राफ मैंने आपको बताया था उसका। ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन है। If the filament of a 100-watt bulb has area 0.25 centimeter square and it behaves like perfectly black body, and it behaves like perfectly black body। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्बडा m कितना होगा, वेवलेंथ वेयर योर एनर्जी इज मैक्सिमम, राइट। और आपको गिवन दिया है सिग्मा का वैल्यू जो कि आपको ही पता है 5678, मतलब 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और किसका वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है वेन्स कांस्टेंट 2.89 इंटू 10⁻⁻3। तो बताओ वेवलेंथ वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ कितना होगा, लैम्बडा एम। हाँ इसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ वहां पे होता क्या। ये तो इजी क्वेश्चन है तो कर लो, क्या है, सब गिवन इधर। हाँ टी फाइंड करो पहले, तो सही बोल रहे हो। हाँ तो कैलकुलेशन तो होगा आई गेस थोड़ा सा।
लेकिन एक बार आपको फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। हाँ फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। बाकी ठीक है, मतलब बस वो 2 बार रूट। एक बार टेम्परेचर आ गया तो हो गया ना, और क्या करना। पावर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो पावर उसने कितना दिया है, 100, सिग्मा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। एरिया क्या लेंगे हम, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर आ जाएगा। तो अगर आप करो तो 400 डिवाइडेड बाय 5.67 का फोर्थ रूट इंटू, ये क्या है 12 होगा इधर, तो 3 बचेगा बस। कितना टेम्परेचर है, कैलकुलेटर पे कर लो, इतना थोड़ी। ये तो शायद मैंने ऐसे ही दिया क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का नहीं आएगा। जैसे अगर आपको फोर्थ रूट आता भी है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट 16 होगा, या फिर जिसका फोर्थ रूट आपको निकल जाए इजीली, 81 हो सकता है 3 का। 2 बार स्क्वायर रूट कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेट करना है विश्वजीत, तो है ना, 2 बार स्क्वायर रूट कर सकते हैं। यार ऐसा कोई फिर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, रोज रोज थोड़ी निकालना होता है फोर्थ रूट। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए निकाल दिया हमने थोड़ा सा, क्यूब रूट के लिए भी करते हैं 1-2 ट्रिक्स है। फोर्थ रूट के लिए तो हाँ, कितना है वैसे टेम्परेचर कितना आया, 913। 913 तो नहीं आएगा ना ऋषि, 1000 से ज्यादा ही आएगा, दिख रहा है मेरे को तो। जैसे ये जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगा, और इधर 10 क्यूब तो है ही। रुको मैं करके देखता हूँ। टू 2.89 आ रहा है, मतलब 2890 केल्विन। देखो इतना ही आ रहा है क्या, दिस विल बी योर टेम्परेचर। और एक बार आपको टेम्परेचर आ गया तो लैम्बडा एम निकाल सकते हो आप, डी बाई टी, राइट। डी आपका कितना है, 2.89 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2890, दैट्स इट। तो कितना आएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर बोल रहा हूँ लैम्बडा। लैम्बडा विल बी 1 2 3 6 1 1 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। जहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻10 मीटर्स, राइट। देखो बाद में कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि बी और टी का सेम ही वैल्यू आ रहा है ऑलमोस्ट, सब कट कट जा रहा है। लेकिन वही टेम्परेचर निकालना था यहाँ पे बस। हाँ अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी बॉडी, ब्लैक बॉडी हो या फिर नॉर्मल बॉडी हो, ठीक है, ये अगर एनर्जी रेडिएट करता है एनवायरनमेंट में, तो मेरे को सिंपली एक बात बताओ, तो इसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, कम नहीं होगी?
एनर्जी बाहर दे रहा है, रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इसका खुद का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा क्या? बताओ, एनर्जी कम नहीं होगी खुद की? होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, राइट? तो फिर एनर्जी कम होगी सन की, सन के रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और सन लाइट रेज या फिर एनर्जी रेडिएट करना ही बंद करे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बताओ? सन कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट ही कर रहा है, उसका खुद का टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है, कैसे? ऐसा क्या हो रहा है उधर? किसी को पता है तो सर बताओ। एनर्जी जनरेट होती है क्या? जनरेट होती है, सही बोल रहे हो, वो लेकिन कहा। फ्यूजन वगैरह होता है ना कुछ तो? हाँ, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियरली फ्यूज होते रहते हैं। फ्यूज होते मतलब उसके पास अब कौन सा एनर्जी आएगा? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन वहां पे हेलियम बन रहा है, तो हाइड्रोजन जब एक एक हेलियम बनता है तो एनर्जी जनरेट होता है। कौन सा एनर्जी जनरेट हो रहा है वहां पे? देखो, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो वही न्यूक्लियर एनर्जी किस में ट्रांसमिट हो रहा है बताओ? रेडिएशन एनर्जी में। देखो, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कब तक रेडिएशन होगा, एमिट होगा? जब तक आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और कब तक न्यूक्लियर फ्यूजन होगा? जब तक आपका हाइड्रोजन एटम सन के अंदर है। एक बार पूरा हाइड्रोजन एटम खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब सन भी रेडिएशन एमिट करना बंद करेगा, अपना सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उसी पे, जैसे सिंपली मैं बल्ब के रिस्पेक्ट भी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बल्ब है आपके पास, ठीक है? अब बताओ ये कब तक आपको एनर्जी देगा? लाइट। लाइट कब तक एमिट करेगा बल्ब? इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तब राइट, तक। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई कर रहे हो कंटिन्यूअसली। एक बार आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो तो इसका खुद का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो कि ट्रांसफर हो रहा है। रेडिएशन में बहुत सारी एनर्जी है, फिर आपके पास बहुत सारे वेवलेंथ के रिस्पेक्ट बहुत सारे रेज निकलते हैं। वही रेज हम देख पाते जो हमें हमारे आंखें देख सकती, विजिबल रेज। जैसे आप बोलोगे सर हम भी तो एक नॉर्मल बॉडी है, हमसे भी तो एनर्जी रेडिएट होता है, लेकिन आपसे जब एनर्जी रेडिएट होता है तब लाइट क्यों नहीं दिखता? बताओ बताओ, पता चल गया क्यों नहीं दिखता? बताओ क्यों नहीं दिखता लाइट? क्यों नहीं दिख रहा है लाइट जब आपसे एनर्जी एमिट हो रहा है? आपकी भी तो बॉडी नॉर्मल बॉडी है, आपको ही पता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हीट रेडिएट करता है एनवायरनमेंट में, तो लाइट दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है? बताओ। हाँ मोहित, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं सर। अरे लाइट तभी देख सकते हैं जब विजिबल रेज निकलेंगी। विजिबल रेज ऑफ लाइट मतलब जो हमारी आंखें देख सके। यहाँ से भी वेव्स निकल रही है, लेकिन कौन सी? अल्ट्रा वायलेट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, लेकिन विजिबल रेज नहीं निकल रही हमारे नॉर्मल बॉडी से। अगर विजिबल रेज निकलती तो सारे लाइट सोर्स बन के घूम रहे होते। समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की वेव्स निकल रही है ज्यादा पावर में। करेक्ट।
तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करते हैं। सन वाली जो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखो सन, अभी सन के पास है हाइड्रोजन एटम, टोटल अगर हम काउंट करें तो m मास है, m मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, m इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टोटल जो सन के पास प्रेजेंट है अभी, ठीक है। c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है ना, टोटल न्यूक्लियर एनर्जी कितना जनरेट कर पाएगा हाइड्रोजन एटम, वो अगर मैं देखूं तो वो है आपका E टाइम्स ऑफ mc², जिसमें E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब और ये बोला है कि लैम्बडा m जो है वो क्या है, मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ। b इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। और कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ सन है, ठीक है। सारी चीजें देखो आप, क्या क्या है, कौन क्या क्या है। रेडियस ऑफ सन। तो अभी क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि भाई कितने टाइम तक, आपको यहाँ पे अभी टाइम कैलकुलेट करना है। देखो कितने टाइम तक सन विल एमिट एनर्जी, उसके बाद एनर्जी एमिट करना बंद करेगा। एक लिमिट तो होगी। ट्राई करके देखो क्या आ रहा है। मैंने आपको बता भी दिया न्यूक्लियर एनर्जी कितना होता है, E mc²। हाँ, ये क्वेश्चन आया था पैसेज में। कुछ नहीं, 2 स्टेप में आंसर है, अगर आपको पता है तो। ऑप्शन भी थे इसके। ऑप्शन मेरे को याद नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ तो था, E mc² डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 4πr² इंटू b टू द पावर 4 लैम्बडा m टू द पावर 4। ऑप्शन बी में था E mc² लैम्बडा m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 2πr² b टू द पावर 4। E mc² लैम्बडा m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू πr² b टू द पावर 4। और डी में नन ऑफ, मतलब कांट प्रेडिक्ट। देख के भी बता सकते हो आप, आपको खुद पता चलेगा, अरे यही होगा आंसर तो। सर ए है क्या? कौन सा ए, राइट, ए ही है आंसर। सर ये EMC² गिवन होगा कि याद करना? नहीं, E mc² आपको जब न्यूक्लियर पढ़ते हो ना आप, मॉडर्न फिजिक्स, ये गिवन नहीं था बाय द वे। ये सब गिवन था, ये मेरे को बता, क्योंकि आपने न्यूक्लियर पढ़ा नहीं ना अभी तक, दैट्स व्हाई। मतलब आगे आएगा ना? आगे आएगा, हाँ। वही चीज है यहाँ पे, पावर
पावर रेडिएट का फॉर्मूला आपको पता है, स्टीफन्स लॉ यूज हो रहा है, दैट्स इट। पावर रेडिएट क्या होता है आपका, सिग्मा ए को क्या लेंगे हम, 4πr² इंटू T⁴। और पावर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² T⁴। अब आपको पता है जो एनर्जी है रेडिएशन की वो कहाँ से आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी से आ रही है। मींस हाइड्रोजन एटम जब स्प्लिट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तब जो एनर्जी एमिट होती है वही एनर्जी रेडिएट हो रही है। मतलब E को हम डायरेक्ट Amc² लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr² T⁴। तो ऐसे आपको टाइम आ जाता है, टाइम विल बी Emc² डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 4πr² और T⁴। बाकी यहाँ पे और आपको क्या यूज करना पड़ेगा T के लिए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, B/λm। तो Emc² λm⁴ डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 4πr² B⁴। ठीक है, तीन चार कॉन्सेप्ट यूज हुए इसमें। हाँ, लेकिन था तो इजी क्वेश्चन। अगर आपको पूरा एनालिसिस हो रहा है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स इट, उधर ही क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, चलो इतना ही है रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो बस आपको रेडिएशन स्पेक्ट्रम में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज हुआ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसका जो ग्राफ है, इसका जो कर्व होता है ई लैम्बडा का लैम्बडा के रिस्पेक्ट, वो एक इम्पोर्टेंट है। और आपको थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि एक ब्लैक बॉडी या फिर कोई भी नॉर्मल बॉडी सारे वेवलेंथ रेडिएट करता है। तो वेवलेंथ का जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी तक है, राइट। फिर उसमें आपको सैग्रीगेट करना पड़ता है, कुछ पार्ट जो है वो क्या है, इंफ्रारेड रेज है, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट ही आता है। कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट रेज है, कुछ पार्ट विजिबल रेज है, कुछ पार्ट अल्फा बीटा गामा रेज है, कुछ एक्स रेज है, कुछ भी हो सकता है। तो रेडिएशन में ऑल टाइप्स ऑफ रेज आर पॉसिबल। अब वो डिपेंड करता है कि बॉडी कौन सा है, राइट। अब देखो, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा बॉडी रेडिएट ही करेगा क्या हीट, जैसे आपका बॉडी है, ये हीट तब रेडिएट करेगा जब बाहर का टेम्परेचर आपकी बॉडी से कम है। आपको भी पता है हमेशा एनर्जी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। लेकिन अगर आप बाहर समर वाला केस है, 40 डिग्री टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, उसमें अब क्या होगा बताओ। अब आपकी बॉडी हीट रेडिएट करेगी कि एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो ये वो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर बॉडी। तो रेडिएट कब करेगा, एब्जॉर्ब कब करेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है।
ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यही हीट का फ्लो होता है हमेशा। दैट्स इट, इतना ही है। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब 5-10 मिनट में कितना ही होगा, क्या बोल रहे हो बताओ? ओके ओके, चलो चलो। इसके बाद कोई क्लास है आपकी विश्वजीत, बताओ? मैथ्स है ना? ठीक है, देन आई लीव द मीटिंग। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है या फिर क्वेश्चन है हम करेंगे, ठीक है, डाउट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, लॉज, सिंपल। हाँ, वो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।